आज के क्लास में हम लोग भाग 2 जो कि नागरिकता है, इसका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का अध्ययन हम लोग करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में भाग 2 का जो महत्वपूर्ण आर्टिकल था, अनुच्छेद था, वो आपको पढ़ाया गया था। अब इस क्लास में हम लोग भाग 2 का जो डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज शुरू क्लास स्टार्ट करते हैं। भाग 2 जो कि नागरिकता है। अब देखिए, भाग 2 जो कि नागरिकता है, इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को 4 टॉपिक का अध्ययन करना है। पहला, इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 का अध्ययन करना है। दूसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का अध्ययन करना है। तीसरा, एनआरसी और चौथा एनपीआर, नागरिकता अधिनियम 1955। ये पहले भी आपको पढ़ाया जा चुका है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 11 में है, मैंने वहां बताया भी था। दूसरे सेक्शन में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में सरकार ने क्या क्या उसमें किया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा जो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, और चौथा इसमें नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इन 4 टॉपिकों का अध्ययन इस क्लास में हम लोगों को करना है। तो चलिए बारी बारी से एक एक हम लोग इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 का हम लोगों को अध्ययन करना है। तो नागरिकता अधिनियम 1955, ये पहले भी आपको पढ़ाया गया था कि भारत की संसद ने 1955 में ये बनाया था। नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भारत में नागरिकता है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन को यूके भी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ज्योग्राफी में आएगा। हालांकि दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, वो ज्योग्राफी में मैं क्लियर करूंगा। तो आप भी जानते हैं कि संविधान में अलग अलग मामले को अलग अलग विदेशी संविधानों से लिया गया है। तो नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, और हमारे भारतीय संविधान में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल का मतलब कि पूरे देश भर के लिए एक ही नागरिकता होती है। इसको स्पष्टता के साथ समझने से पहले ये समझिएगा कि भारत में जो नागरिकता है वो संघ सूची में है। संविधान एक ऐसा सेक्शन है कि देखिए, समझाने के लिए थोड़ा आगे पीछे जाना पड़ता है। जब आप अनुसूची पढ़ेंगे, 1 से लेकर 12 तक अनुसूची आएगा, उसमें जब आप 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार के सूची का प्रावधान किया गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। और मैं पहले भी आपको बताया हूं कि जहां भी संघ बोला जाए आपको केंद्र समझना है। और मैं पहले भी आपको बोला हूं कि भारत में व्यापक तौर पर केंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी केंद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जहां भी संघ बोला जाए आपको केंद्र समझना है। तो संघ सूची का मतलब ये हुआ कि ऐसे विषय या विभाग जो केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है उसे संघ सूची कहा जाता है। और संघ सूची के विषयों पर कानून बनाना हो, उस कानून को क्रियान्वित करना हो या संशोधन सुधार करना हो, टोटल कार्य केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है राज्य सूची, ऐसे विषय या विभाग जो राज्य सरकार को दिए गए हैं। और तीसरा समवर्ती सूची, जो दोनों को दिए गए हैं। आगे का मामला है, वहां बारीकी से इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां मामला समझिएगा, नागरिकता जो है वो संघ सूची में है।
यानी नागरिकता भारत में केवल किसको प्रदान किया गया है, नागरिकता से संबंधित अधिकार तो केवल संघीय सरकार यानी केंद्र सरकार को। यानी नागरिकता प्रदान करना हो, नागरिकता खत्म करना हो, ये टोटल कार्य केंद्र सरकार का है। नागरिकता से राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं है। राज्य न तो नागरिकता प्रदान कर सकता है न नागरिकता खत्म कर सकता है। तो भारत में मामला क्या है कि जब ही केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करती है, व्यक्ति पूरे भारत के किसी भी राज्य का यानी पूरे भारत का वो नागरिक बन जाता है। आपको भारत में जहां भी बसना है आप जाकर के बसने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर रिस्ट्रिक्टेड मामले होते हैं, वो आगे का विषय है, वहां आएगा। अब देखिएगा यहां उदाहरण एक अमेरिका का समझिएगा, यूएसए का समझिएगा। यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी मतलब दो। तो यूएसए में क्या होता है कि यूएसए में पहली बात कि वहां 50 राज्य है और एक केंद्र सरकार हो गया वहां। तो अमेरिका में एक तो व्यक्ति केंद्र सरकार के अधीन नागरिक होता है और दूसरा वहां हर एक स्टेट का अपना अपना नागरिकता होता है। ध्यान रखेंगे अमेरिका में क्या है कि अगर मान लीजिए आप जॉर्जिया राज्य के नागरिक हैं तो जॉर्जिया राज्य के आप नागरिक हैं तो आप कैलिफोर्निया राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। केवल एक ही राज्य के वहां आप नागरिक हो सकते हैं। और हमारे भारत में राज्य से तो कोई मतलब है नहीं, केवल केंद्र सरकार नागरिकता प्रदान करेगा और पूरे भारत के आप नागरिक हैं। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है और हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान यही नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। अब आगे देखेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 और क्या क्या मामला बताता है। तो नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और भारत में नागरिकता कैसे खत्म होगी, यह भी नागरिकता अधिनियम 1955 बताता है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता या ग्रहण करने का 5 तरीका बताता है। यानी भारत की नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरीके से भारत में नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। यह भी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त हो सकता है, तो 5 प्रकार से। नागरिकता कितने प्रकार से खत्म हो सकता है, तो 3 प्रकार से। ठीक, तो अब इसमें बारी बारी से एक एक का हम लोग अध्ययन करेंगे। पहले नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका कौन कौन सा है और नागरिकता खोने का 3 तरीका कौन कौन सा है। तो नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका में पहला होता है जन्म द्वारा, दूसरा होता है वंश द्वारा, द्वारा, चौथा होता है प्राकृतिक करण या देशीयकरण द्वारा, और 5वां होता है क्षेत्र समावेशन द्वारा। यही 5 तरीका है जिससे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक, अब बारी बारी से एक एक हम लोग समझते चलेंगे कि जन्म द्वारा कैसे, वंश द्वारा कैसे, और पंजीकरण द्वारा कैसे, प्राकृतिकरण द्वारा कैसे, है ना, और क्षेत्र समावेशन द्वारा कैसे। तो पहले इसमें हम लोग जन्म द्वारा देखते हैं। तो जन्म द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, तो इसके लिए 3 कैटेगरी बनाए गए हैं। पहला कैटेगरी कहता है कि यदि कोई बच्चा 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के पहले
अगर वो भारत में जन्म लिया है तो वो बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, चाहे उसके माता पिता भारत के नागरिक हों या न हो। मामला समझ रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के पहले अगर भारत में वो जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता अगर भारत के हैं तो ठीक है, और नहीं भी हैं तो भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। पहला कैटेगरी ये कहता है जन्म द्वारा। अब दूसरा इसमें क्या कहता है? दूसरा कहता है कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के पहले अगर कोई बच्चा भारत में जन्म लिया है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, बशर्ते, देखिए इसमें लेकिन लगा हुआ है, बशर्ते उसके माता या पिता या तो दोनों भारत के हों या दोनों में से कम एक भारत के हों, या तो माता भारत की हो या पिता भारत की हो। देखिए इसमें वाला में ये कंडीशन नहीं था। इसमें वाला में था कि अगर है भारत के नागरिक तो ठीक है, और नहीं भी है ना, और वो भारत में जन्म लिया है ना, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के पहले अगर कोई जन्म लिया है तो या तो दोनों माता या पिता दोनों भारत के होने चाहिए, या दोनों में से एक वो जरूर भारत का होना चाहिए। ठीक। और इसमें तीसरा क्या कहता है? तो तीसरा कहता है कि यदि कोई बच्चा 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर भारत में जन्म लिया है, 2004 के बाद अगर जन्म लिया है तो भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसके माता या पिता या तो दोनों भारत के हों या दोनों में से एक वो भारत का हो। लेकिन, और इसमें लेकिन लगा हुआ है, दोनों में से एक वो भारत का होना चाहिए, लेकिन अगर एक वो मान लीजिए भारत का है तो दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी मतलब निवासी, ये सब संवैधानिक शब्द है, समझिएगा। ऐसा इकोनॉमिक्स में खूब सारा देखिएगा अर्थशास्त्र संबंधी नियम आते हैं, और वहां शब्द को आप नहीं समझिएगा तो फिर नहीं समझ में आता है। इकोनॉमिक्स आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं पढ़ाता हूं, और आपको आगे इकोनॉमिक्स की भी क्लासेज आएंगी, है ना। तो इसमें कहता है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो माता या पिता में से कोई एक भारत का हो, और दूसरा जो भारत का नहीं है वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। अवैध प्रवासी मतलब बिना मतलब कागज पत्र वाला। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान से आया है और बिना अनुमति का वो रह रहा है ना, तो वो अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये था पहला, जन्म द्वारा कैसे नागरिकता ग्रहण होती है। ठीक, 5 तरीके से नागरिकता ग्रहण करने के तरीके होते हैं। पहला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा देखिएगा, वंश द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो कोई यदि बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है, अब उसके माता और पिता या तो दोनों या दोनों में से एक वो अगर भारत का रहने वाला है तो वो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए उसे आवेदन करना होगा। वो भारत सरकार से एप्लीकेशन लगाएगा, है ना, और उसके बाद उसको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये था आपका वंश द्वारा। ठीक, अब इसमें तीसरा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है। तो तीसरा है पंजीकरण द्वारा, ठीक, रजिस्ट्रेशन द्वारा। तो रजिस्ट्रेशन द्वारा कैसे होगा? तो इसमें मतलब मेल या फीमेल, महिला या पुरुष,
महिला या पुरुष में से दोनों में से एक अगर भारत का रहने वाला हो, मान लीजिए पुरुष भारत का है और महिला विदेशी है, ठीक, तो भारत तो मान पुरुष तो भारत का रहने वाला है, इसको तो भारत की नागरिकता है। अब वो किसी विदेशी महिला से शादी करता है तो उस महिला को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी? तो इसके लिए संविधान में क्या प्रक्रिया है? तो इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया है। या मान लीजिए भारत की महिला है और पुरुष विदेशी है, तो वो पुरुष भारत का नागरिक कैसे बनेगा? तो वो पंजीकरण प्रक्रिया द्वारा वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक। तो ये था तीसरा मामला। अब चौथा देखेंगे। चौथा प्राकृतिकरण या देशीयकरण द्वारा, ठीक। तो प्राकृतिकरण या देशीयकरण ये किसके लिए है? तो ये विदेशियों के लिए, ये विदेशियों के लिए है। और कोई विदेशी अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है बिना शादी ब्याह वाला, अगर शादी कर लेता है, पुरुष हो या महिला हो, अगर भारतीय के साथ शादी कर लेता है तो उसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया होगा। अगर पूरी तरीके से वो विदेशी है तो फिर वो नागरिकता कैसे ग्रहण करेगा? तो प्राकृतिकरण या देशीयकरण द्वारा। अब इसमें शर्त क्या क्या है कि वो कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रहा हो और 14 वर्ष मिला करके, 14 वर्ष में से जैसे विदेशी यात्रा वगैरह करके कि मान लीजिए कुछ दिन वो विदेश में यात्रा करने चला गया, तो 14 वर्ष लगातार में से कम 11 वर्ष वो भारत में रहा होना चाहिए। अगर वो कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो तो ऐसा विदेशी प्राकृतिकरण प्रक्रिया के तहत भारत का नागरिक बन सकता है। अब अंतिम जो कि पांचवा है वो है क्षेत्र समावेशन द्वारा। क्षेत्र समावेशन द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है? तो क्षेत्र समावेशन का अर्थ समझिए, बस इसका मतलब समझ में आ गया। क्षेत्र समावेशन का मतलब किसी क्षेत्र को भारत में समावेशित कर लिया गया, मतलब समावेशन का मतलब शामिल करना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पाकिस्तान को भारत में शामिल कर लिया गया, बांग्लादेश को भारत में मिला लिया गया, अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया गया। तो जब ही पाकिस्तान को भारत में मान लीजिए मिला लिया गया तो जितने पाकिस्तानी व्यक्ति हैं वो क्षेत्र समावेशन के तहत वो स्वतः यानी अपने आप भारत के नागरिक बन जाएंगे। मामला स्पष्ट है? क्षेत्र समावेशन मतलब कोई दूसरा विदेशी भूभाग अगर भारत में शामिल किया जाता है तो टोटल जो वहां के व्यक्ति हैं वो भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो ये था आपका किस तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। तो हमने बताया था कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त होती है। तो 3 प्रकार से कैसे कैसे नागरिकता समाप्त होती है? 3 प्रकार नागरिकता समाप्त होने का, ठीक। तो 3 कौन कौन सा प्रकार है जिससे भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी? तो पहला है स्वयं त्याग द्वारा, मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं से भारत की नागरिकता त्याग देता है, स्वयं का मतलब होता है स्वैच्छिक, यहां स्वैच्छिक भी लिख सकता है। स्वयं त्याग द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता स्वयं से मान लीजिए छोड़ करके वो अमेरिका का नागरिक बन गया तो उसका स्वतः भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा इसमें कौन सा है? तो सरकार द्वारा वंचित करने पर,
सरकार द्वारा वंचित करने पर, ठीक। दूसरा, नागरिकता समाप्त कैसे हो सकता है? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करता हो या देश के खिलाफ कोई कार्य करता हो, ठगी का काम करता हो, तो ऐसी स्थिति में भी भारत सरकार जो है उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकती है, ठीक। तीसरा क्या है? तो समाप्ति द्वारा। अब समाप्ति द्वारा कैसे नागरिकता समाप्त होगी? तो इसमें जो व्यक्ति पंजीकरण द्वारा या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त किया है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा या देशीयकरण नेचुरलाइजेशन द्वारा अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता मान लीजिए ग्रहण किया है, अब 5 वर्ष तक, 5 वर्ष के भीतर, जैसे मान लीजिए 2025 में वो नागरिकता ग्रहण किया, तो 5 वर्ष तक कितना होगा? 2030 होगा। तो 5 वर्ष के भीतर अगर जिस देश से वो आया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है, पाकिस्तान से 2025 में आया भारत में, अब 5 वर्ष यानी 2030 के पहले अगर उसके देश में 2 वर्ष का उसको कारावास सुना दिया जाता है, कारावास मतलब जेल, सजा, जेल या सजा, अगर 2 वर्ष का सजा उसके देश में अगर सुना दिया जाता है, तो फिर भारत की नागरिकता उसका स्वतः यानी अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यह था नागरिकता प्राप्त करने का और नागरिकता होने का तरीका, ठीक। अब इसमें एक और मामला हम लोग समझेंगे। नागरिकता अधिनियम कब का है? तो ये 1955 का है। इसी को नागरिकता अधिनियम 1955 बोलते हैं। तो इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो अभी तक इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब संशोधन हुआ है? तो पहली बार 1986 में संशोधन हुआ था, दूसरी बार 1992 में, तीसरी बार 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, और फिर छठवां जो कि अंतिम है 2019 में हुआ था। अभी तक नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है, ठीक ना। और ये ऐसे मैंने टॉपिक भी आपको बताया है कि ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आपको पढ़ना भी है। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया था, कि आपको इस चैप्टर में 4 टॉपिक पढ़ना है। नागरिकता अधिनियम 1955, फिर दूसरा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तीसरा एनआरसी, और चौथा एनपीआर। ये 4 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला समाप्त हुआ। अब दूसरा, इसमें दूसरा पढ़ेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, फिर एनसीआर और फिर एनपीआर, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक। ध्यान रखेंगे, संशोधन का मतलब होता है सुधार करना, ठीक ना, सुधार करना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का है,
ये राजनीतिक रूप से भारत में काफी विवाद का कारण भी बना था, काफी देखिएगा हो हंगामा हुआ था। तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लाया क्यों गया था, ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है वो पहली बात कि 3 देशों के लिए लाया गया था। पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, और तीसरा बांग्लादेश। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है कि ये 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने का ये कानून था। ध्यान रखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है ये नागरिकता खत्म करने के लिए नहीं लाया गया था, ये नागरिकता देने के लिए लाया गया था। नागरिकता देने के लिए लाया गया था, खत्म करने के लिए नहीं। तो अब अगला सवाल उठता है कि नागरिकता देने के लिए लाया गया था, तो किसके लिए लाया गया था? तो ये 3 देशों के लिए लाया गया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है कि इन 3 देशों के जो 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, 6 अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें हिंदू, दूसरा सिख है, तीसरा बौद्ध है, चौथा पारसी, पांचवा जैन, छठवां ईसाई। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो ये 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अगर ये प्रताड़ित वहां हो रहे हैं तो उनको फिर भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। ठीक, तो अब इसमें और क्या क्या शर्त लगाया गया था? शर्त क्या था, कंडीशन क्या था? तो शर्त ये था कि ये जो 6 समुदाय, 6 जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ये 31 दिसंबर 2014 से पहले वहां से अगर भारत आए हैं, ध्यान रखिएगा डेट, 31 दिसंबर 2014 से पहले ये 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ये 6 समुदाय के लोग अगर वहां से भाग करके 31 दिसंबर 2014 से अगर पहले भारत आ गए हैं तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, है ना? भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब इसमें और क्या क्या मामले हैं? तो ये जो आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। पारित मतलब पास किया गया था सरकार के द्वारा। तीसरी बात, ये 11 मार्च 2024 को लागू हुआ है। ये जो नागरिकता अधिनियम 2019 है, ये 11 मार्च 2024 से लागू हुआ है। और ये जो 6 समुदाय हैं, 31 दिसंबर 2014 से अगर पहले भारत आए हैं, तो देखिए पहले इसमें नियम था कि इनको कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना था, तब इनको नागरिकता दिया जा सकता था। लेकिन इस 19 वाले संशोधन में 11 वर्ष से घटा करके ये कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। ठीक, अगर ये 5 वर्ष कम से कम भारत में रहे हुए हैं तो ये नागरिकता के पात्र हैं। ये भारत सरकार के पास आवेदन करेंगे और भारत सरकार इनको नागरिकता प्रदान करेगी। और इसमें क्या शर्त लगाया गया है?
और इसमें अगला शर्त क्या है, तो नागरिकता अधिनियम 2019 कहता है कि भारत का कुछ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यह लागू नहीं किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र में लागू नहीं किया गया है, तो पहला, जो नॉर्थ ईस्ट का जितने भी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर के जो भी राज्य हैं, उसमें ये नागरिकता अधिनियम 2019 लागू नहीं है। ये नागरिकता अधिनियम 2019 जो है वो किस किस राज्य पर लागू नहीं है, तो असम पर लागू नहीं है, मेघालय पर लागू नहीं है, तीसरा त्रिपुरा, चौथा मिजोरम, पांचवा मणिपुर, छठवां नागालैंड और सातवां अरुणाचल प्रदेश। इनको सेवन सिस्टर्स भी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट के ये 7 राज्य हैं, 7 राज्य हैं। तो इन 7 राज्यों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू नहीं है। यानी अगर इन देशों से भाग करके इस राज्य में ये सब आया है तब इनको नागरिकता पर विचार नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये समाप्त हुआ। अब इसमें अगला टॉपिक था एनआरसी। नेशनल एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। तो अब ये देखिए, अब ये एनआरसी क्या है, तो एनआरसी जो है ये अवैध जो प्रवासी हैं उनकी पहचान के लिए ये एनआरसी भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप अवैध, अवैध का मतलब जो मतलब गैर कानूनी तरीके से जो भारत में जो रह रहे हैं विदेशी, उनके पहचान के लिए ये एनआरसी लाया गया है। ध्यान रखेंगे ये अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं है। काफी इस पर हो हंगामा मचा, जिसके वजह से ये अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं किया गया है। ये देखिएगा, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2013 में ये असम में लागू किया गया था। ये असम में लागू किया गया था और असम में इसका जो डेट है वो 25 मार्च 1971 रखा गया है। पहली बात कि एनआरसी अवैध प्रवासियों के पहचान के लिए, पकड़ने के लिए लाया गया है। दूसरी नंबर, ये पूरे भारत में लागू नहीं हुआ हो हंगामा के वजह से। तीसरी बात, ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से केवल असम में लागू हुआ है और ये क्या कहता है कि 25 मार्च 1971 से पहले, 25 मार्च 1971 से पहले अगर असम में बांग्लादेशी जो आ गया है वो असम का नागरिक माना जाएगा, और यदि इसके बाद वो आया है तो फिर वो असम का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो डेट याद रखेंगे 25 मार्च 1971। ठीक, अब इसमें एक और मामला है। 4 टॉपिक हमने आपको बताया है। एक था एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर।
ठीक। तो एनपीआर जो है वो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर है। तो ये भारत सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया जा रहा है, जिसमें भारत के हर एक नागरिकों का विवरण रखा जाएगा, उसकी जन्म तिथि, उसका गांव या हो या शहर हो, मतलब हर एक चीज इस एनपीआर में दर्ज किया जाएगा और इस एनपीआर को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा ताकि भारत की नागरिकता की पहचान किया जा सके। तो ये अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी अपने दिशा में कार्यरत है ना। तो इस तरीके से आपका भाग 2 जो है, जो कि नागरिकता था, ये कंप्लीट हुआ। तो आज का क्लास आपका इतना ही ठीक है।